साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में अपने 10 के दम सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अगर आप 10 कदम सीरीज पूरी पढ़ लेते हैं, पूरा रिवाइज कर लेते हैं और मेरा सुबह का करंट अफेयर्स जो क्लासेस चल रहे हैं वो देख लेते हैं और जनरल हिंदी क्लासेस चल रहे हैं, तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। आप इसको रिवाइज करते रहिए, अपने आगामी एग्जाम्स की पूरी भरपूर तैयारी करते रहिए और आपका बहुत ही अच्छा होगा, सिलेक्शन श्योर होगा, श्योर सक्सेस होगा आपका। तो पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। कैलिबर अड्डा को जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सजेशन दीजिए, हमको सजेस्ट करिए। आइए देखते हैं आज का 10 का दम सीरीज हमारी पॉलिटी की जो है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? कितनी दी गई हैं संविधान के अनुसार? तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन से दी गई स्वतंत्रताएं अगर देखे जाए? नंबर 1 पहला क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। और कौन से है? भ्रमण की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता। और कौन से? 6 नंबर पे निवास की स्वतंत्रता। कहीं भी निवास की स्वतंत्रता है पूरे भारत में। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में हमको मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको स्वतंत्रताएं मिली है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल आपका 74 एवं आर्टिकल 75 में। अगर केवल एक आर्टिकल चुनने को कहे तो आर्टिकल 75 आप चुनेंगे। अगर आर्टिकल 74 नहीं दिया तो आर्टिकल 75 इसका आंसर होगा। लेकिन कैबिनेट का जो है, कैबिनेट का उल्लेख नहीं है, केवल कैबिनेट का उल्लेख आर्टिकल 352 में है। 350 जिसमें संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया उसको। सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार है सदन की वर्तमान कार्रवाई बंद करने के प्रस्ताव क्या कहते हैं? मतलब कोई सदन चल रही हो और उसमें कोई सदस्य द्वारा सार्वजनिक महत्व जो सबके लिए उपयोगी है, आवश्यक अति आवश्यक है, तो उसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है कि जो मौजूदा कार्रवाई चल रही है उसको तुरंत बंद करके उस पर चर्चा की जाए सार्वजनिक महत्व के विषय पर, और उसको लोकसभा अध्यक्ष इसको इजाजत देता है। तो क्या कहते हैं उसे? सभापति या तो देता है, उसे क्या कहते हैं? काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। काम रोको प्रस्ताव। कई प्रस्ताव होते हैं, निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है,
और इसको क्या कहते हैं, काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। अगर काम रोको प्रस्ताव पास हो जाता है तो एक निंदा प्रस्ताव के ही बराबर वैल्यू होती है उसकी। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति हमारे कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत ही योग्य थे, ये विद्वान थे, दार्शनिक थे, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये हमारे राज्यसभा के प्रथम सभापति, क्योंकि ये प्रथम हमारे उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय हमारे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1988 में इनका जन्म हुआ था, और कब डेथ हुई थी इनका? 17 अप्रैल 1975 में डेथ हुई थी। 75 में मृत्यु हुई थी, और इसमें जन्म हुआ था इनका तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनको पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, बाद में अभी तमिलनाडु के अंतर्गत आ गया, और इनको 1954 में भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया। भारत रत्न पुरस्कार मिला, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1954 में। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से कब इनका कब बने थे सभापति? 13 मई 1952। 1952 से इनका कार्यकाल 62 तक था, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के बाद ही हमारे द्वितीय राष्ट्रपति बने थे, और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम। वित्त आयोग का गठन कैसे होता है? वित्त आयोग का गठन कैसे होता है? आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है वित्त आयोग का गठन। इसमें क्या होता है? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके सदस्य होते हैं, जिसमें 2 क्या होते हैं? 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इस समय आपका अभी तक 15वां वित्त आयोग चल रहा है। उसकी सिफारिशें अभी हुई हैं कि 4800 करोड़ रुपए राज्यों के लिए सिफारिश की गई, प्रत्येक वर्ष में 1200 करोड़ रुपए जो है राज्य की सुधार के लिए, शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए और अन्य ढांचागत सुधार के लिए। तो कौन सा 15वां वित्त आयोग अभी तक चल रहा है? 1917 से। पांच वर्ष का कार्यकाल होता है। एन के सिंह इसके अध्यक्ष हैं, एन के सिंह। 4 सदस्यीय होता है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आर्टिकल 280 के अंतर्गत होता है। फिर अगला है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी जो होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है परिसीमन आयोग का सदस्य होता है। परिसीमन आयोग हमारा कब कब गठित हुआ था? एक तो 1952 में हुआ था, फिर 63 में हुआ था, फिर 73 में हुआ था, फिर 2002 में हुआ था। लेटेस्ट कब हुआ था? 2002 में। और इसकी सिफारिशें कब हुई?
इसने सिफारिशें दी थी, सिफारिशें 2007 में दी थी, दिसंबर 2007 में, और आपके फरवरी 2008 से लागू कर दी गई थी। फरवरी 2008 से इसकी सिफारिशें लागू हैं, जिसके अंतर्गत आपका क्या है, 2026 तक लोकसभा क्षेत्रों में जो परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और इसका बेस 2001 की जनसंख्या को माना गया है। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? बेसिकली हमारा क्या अंतर है? मूल अधिकार जो है वाद योग्य है, मूल अधिकारों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मूल अधिकार वाद योग्य है, वाद आ गया मतलब अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य का कर्तव्य है लेकिन बाध्यता मूलक नहीं है, आप इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। यही बेसिक अंतर है इनका। विदेशी सरकार से कोई उपाधि तो सम्मान प्राप्त करने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक है आपको? तो राष्ट्रपति की आवश्यक है, राष्ट्रपति की। वैसे आपका आर्टिकल 18 के अंतर्गत निषेध है कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त करना। अगर आप कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अपने देश में आपको शिक्षा की जो डॉक्टरेट उपाधि मिलती है और जो सम्मान पुरस्कार मिलते हैं आपके पद्म भूषण पद्मश्री वगैरह वो केवल हैं, बाकी आप इनको नाम के आगे लगा भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप विदेशों से कोई सम्मान प्राप्त करते हैं उपाधि तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा की सहमति बहुत ही आवश्यक है। राज्यसभा आर्टिकल 312 के अंतर्गत, आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर पास कर देती है कोई सार्वजनिक महत्व के विषय को, सार्वजनिक महत्व के जिसमें है कि अखिल भारतीय सेवाओं कोई सेवा है तो उसके लिए कानून संसद बनाएगी। आर्टिकल 312 के अंतर्गत ये विशेषाधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग लिख देंगे कि प्रधानमंत्री का अधीन होता है, ऐसा नहीं है, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्रालय के अधीन प्रधानमंत्री का सचिवालय काम करता है। तो साथियों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए, एक एक्सप्लेनेशन से भी कई क्वेश्चन आपके जनरेट होते हैं। तो ऐसे पढ़ते रहिए, हमारे साथ रिवाइज करते रहिए। हमारे बहुत से 800 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन है 10 कदम सीरीज के अंतर्गत, उसको देख लीजिए। और हमारे डेली का करंट अफेयर क्लासेज जो चलते हैं अगर आप उसको देखते रहते हैं, और हिंदी के जनरल कंपटीशन क्लासेज चल रहे हैं, तो आपका जीएस और जनरल हिंदी और आपका एक करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथियों। इसके अलावा हमारे 10 कदम सीरीज के अलावा भी अलग अलग टॉपिक पे भी टॉपिक्स के लेक्चर्स पड़े हैं। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, उसको भी आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आपको टॉपिक आएंगे, आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम की दृष्टि से उनको हम छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में उसको भी लेक्चर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो आप उनको भी अवश्य देखिए और कैलिबर अड्डा का पूरा विजिट करिए, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। एकेडमिक भी क्लासेस चलती है हमारी, मैथमेटिक्स की है, फिजिक्स की, इंग्लिश ग्रामर की है, केमिस्ट्री की है, मैथ की हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो साथियों कैलिबर अड्डा के साथ पढ़ते रहिए, आप विश्वास करिए कि आपको बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। आगामी आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत से क्वेश्चंस अगर आप इसको पढ़ते हैं, और ये है पूरी आपकी कोशिश की जाती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। अगर कोई भी आपको कहीं भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, हम उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए
और अपनी मंजिल की ओर कदम आगे बढ़ाते चलिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद साथियों।